अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। सिंध पुलिस से शेख रशीद अहमद साहब अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे, लेकिन सिंध पुलिस जनाब उनके गले पे आ गई है और सिंध पुलिस ने खुसूसी तौर पर अडयाला जेल जाकर शेख रशीद को ना सिर्फ पंजाबियों ने लम्या पा लिया, बल्कि उनके साथ अब शदीद किस्म के सवाल जवाब हो रहे हैं। और ये सिचुएशन यकीनी तौर पर शेख रशीद अहमद साहब के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ से सुनने में आ रहा है कि आवाज़ें आ रही हैं, अब्बू मुझे बचाओ, अब्बू मुझे बचाओ, लेकिन अब्बू के कानों तक शायद आवाज़ पहुँच नहीं रही। अलबत्ता इमरान खान साहब के कानों तक शायद ये आवाज़ पहुँची है और उन्होंने कहा पैन मैं नहीं बचा सकता, मैं किवें बचावां, क्योंकि मैं तो अपने अब्बू नहीं बचा सकिया तो तुहानू किवें बचा सकांगा। और यही वजह है कि सेनेट के अंदर जो असल अब्बू हैं वो सामने आ गए हैं और पीटीआई की तरफ से ना सिर्फ इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब अब्बू यही हैं और इन्हीं अब्बू की हमने बात माननी है, इसके अलावा किसी और की तरफ हमारा रुजू करने का कोई इरादा नहीं। इस वक्त अब्बू ऑल्दो नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन अब्बू को मनाने के लिए जो सरगर्मियां हैं वो जारी की जाएंगी। अब इस सिचुएशन के अंदर एक डेवलपमेंट है और वो बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है और ये पता चलना शुरू हो गया है कि असल में शेख रशीद अहमद के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब को गुस्सा क्या है। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या वाकईतन इस बात का बुरा मनाया है जो शेख रशीद ने बिलावल साहब के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात पे गुस्सा है कि शेख रशीद अहमद साहब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली के अंदर गंदगी कर देते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं, या एहसान फरामोशी के उस लेवल पर चले गए हैं जहां पर अब उनका इलाज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन हैं आसिफ अली जरदारी और शेख रशीद के हवाले से। आपको मालूम है कि शेख रशीद अहमद साहब अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से और अपनी मुंह से जो वो शहबाज गिल जूनियर थे, शहबाज गिल तो खैर उनसे आगे बहुत ज़्यादा नंबर लेके जा चुके हैं बदतमीज़ी में और ऑल फॉल बकने में, शेख रशीद अहमद साहब का भी कोई सानी नहीं था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नई जनरेशन ने आकर इस बात का सबूत दिया है कि नहीं यार असी ताड़े तो ज़्यादा तेज़ आ, असी ताड़े तो ज़्यादा बदतमीज़ आ। अब शेख रशीद अहमद साहब आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में बहुत ही ज़्यादा बकवासियात फरमाते रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब शेख रशीद अहमद को कोई पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त इमरान खान साहब की ऐसी पोजीशन नहीं थी कि शेख रशीद अहमद साहब को उनसे को मदद मिल सके, और उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जहां पर शेख रशीद अहमद साहब जिस हल्के के अंदर इलेक्शन लड़े थे, उस इलेक्शन से पहले शेख रशीद अहमद साहब की ये ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट कर दे ताकि वो बाई इलेक्शन जीत जाएं, नून लीग के उम्मीदवार को वहां से शिकस्त दें और वो नेशनल असम्बली में पहुंच जाए और नेशनल असम्बली में पहुंचकर अपना बाबा ऊंचा रखें। और इस चक्कर के अंदर उनकी एक मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई जो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। रिक्वेस्ट की गई शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से कि मैं ताड़ना मिलना है, उन्होंने कहा जी आ जाओ। शेख रशीद अहमद साहब वहाँ पर गए और आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोटी शोटी खिलाई, बल्कि एक आध मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब ने इस शेख रशीद अहमद के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उनका ये कहना था कि शायद मेरे खाने में नमक कम था, यानी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि यार शेख रशीद ने ना मेरे साथ जो उनका गुफ्तगू हो रही थी, जहाँ जहाँ पर जो मामलात थे उसको मैंने तय करने की कोशिश की, लेकिन शेख रशीद ने नमक हलाली नहीं की, बल्कि वो उसके बाद भी नमक हलाली करते रहे। इसी मीटिंग के अंदर शेख रशीद अहमद साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से इस बात की दरख्वास्त की थी कि पीपल्स पार्टी उस बाई इलेक्शन में उनकी सपोर्ट करे, जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने हामी भी भर ली थी और उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी की उस हल्के की जो लीडरशिप थी उसको हदायत भी जारी कर दी थी कि यार शेख रशीद ज़रा चुप चुपीता ज़रा जो भी हेल्प कर सको वो कर देना। लेकिन ये खबर ज़रा थोड़ी सी लीक हो गई और फिर हामिद मीर साहब का वो तारीखी शो इस बात का रिकॉर्ड है जहां पर उन्होंने खुसूसी तौर पर शेख रशीद अहमद को बुलाया और शेख रशीद अहमद की किताब को सामने रखकर पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से जो उन्होंने लिखा हुआ था वो पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाना शुरू किया, जिस पर शेख रशीद अहमद उसी टॉक शो के अंदर ना सिर्फ हामिद मीर पर गर्मी खा गए थे, बल्कि उन्होंने उस मौके पर इस बात का ऐलान किया था कि मैं आज के बाद आपके किसी भी टॉक शो में नहीं आऊंगा, और हामिद मीर ने उसी वक्त उनको जवाब दिया था कि मैं आपको बुलाऊंगा भी नहीं। और उसी टॉक शो के अंदर शेख रशीद ने हामिद मीर को इस बात का भी वो कहा था कि ये जो आप बाई इलेक्शन से 2 दिन पहले आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है और बुलाने के बाद ये जो काम कर रहे हैं आप ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन ना जीत जाऊँ। उस वक्त मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो उम्मीदवार थे शकील, वो जो है वो जिनका केटरिंग का कारोबार है, नून लीग का नाम मेरे जहन से निकल के भी आता है तो मैं आपको बताता हूँ।
खैर वो इलेक्शन शेख रशीद अहमद साहब हार गए थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनका जो ताल्लुक उस मीटिंग के अंदर डेवलप हुआ था वो ज़रा वक्री नौयत का था, क्योंकि उस मुलाकात में ही जो इंकशाफ हुआ और सीनियर जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि उसी मुलाकात में शेख रशीद अहमद ने आसिफ अली जरदारी साहब से कहा कि मेरे को गड्डी कोई नहीं कम दी, मैं इलेक्शन कैंपेन करनी है, तो आप जरा मुझे कोई एक आध, अगर आपके पास कोई गाड़ी हो या किसी को आप कहते हैं मुझे एक आध अगर कोई लैंड क्रूजर मिल जाए तो मैं ज़रा अपनी इलेक्शन के में ज़रा थोड़े से शपशपा उसके अंदर आ जाएगा और मैं ज़रा बेहतरीन अंदाज में ये इलेक्शन कैंपेन कर सकूँगा। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने एक बिजनेसमैन दोस्त को, जिनका प्रॉपर्टी का कारोबार है, जो पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के रियल स्टेट डेवलपर हैं, उनको किया फ़ोन और उनसे कहा कि एक गड्डी जड़ी है ना शेख साहब को दे दो। गाड़ी मिल गई शेख साहब को। शेख साहब ने फिर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आपका दोस्त बड़ा अच्छा है, उसने फ़लाँ जगह पर, जो इस्लामाबाद से अगर आप बाहर निकले मरी रोड की तरफ आएँ तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पर कुछ मॉडल हाउसेस बने हुए थे। तो शेख रशीद को उन्होंने कहा कि जनाब वो जो मॉडल हाउस है उसमें से एक अगर मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने उनकी इस बात को भी तस्लीम कर दिया। फिर उसी बंदे को फ़ोन किया और उनसे कहा कि ये एक बंगला इसको अनायत कर दिया जाए, और वो बंगला भी शेख साहब को खैरात के अंदर मिल गया। अच्छा, ये वही बंगला है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही विला था जो शेख रशीद अहमद को आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से तोहफे में मिला था। आसिफ अली जरदारी की जो है सिफारिश के ऊपर उनको ये विला मिला था और इसी विले से शेख रशीद अहमद को तौहीन बिलावल भुट्टो पर गिरफ्तार किया गया था। ठीक है जी, इसी विले पे जहां पर जो उनको तोहफे में मिला, उसी विले से शेख रशीद अहमद साहब की गिरफ्तारी हुई। और इसका मतलब ये है कि शेख रशीद अहमद साहब से जो सवालों जवाब हो रहे हैं उसके पीछे कुछ ज़ाती वजूहात भी हैं, कुछ अहद शिकनी है, कुछ इसके अंदर दो नंबरी के काम हैं जो शेख रशीद अहमद ने किए। और ख़ास तौर पर वो जो नमक वाली बात थी वो इसके अंदर बहुत जो है वो फिट होती है। और शेख रशीद को अंदाज़ा है इस बात का कि अगर मुझे कराची लेके जाया गया तो फिर मिनल होनी बड़ी पैड़ी है, लिहाजा वो इस चक्कर के अंदर उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हक में फ़ैसला दे दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकीनी तौर पर शेख रशीद अहमद साहब के हक में फ़ैसला भी दिया है और उनसे कहा है कि जनाब एक जैसे मुकदमात मुख्तलिफ शहरों के अंदर दर्ज नहीं होते। लेकिन अब्बू बचाओ मुहिम जो है वो जारी थी और वहाँ से भी उनकी यही सदाएँ आ रही थी, जिस पर इमरान खान साहब ने चूँकि ऐलान कर दिया हुआ है कि जनाब वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, लिहाजा अब वो शेख रशीद को बचाने के लिए हकीकी अब्बू से इस वक्त रब्ता करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के बावजूद अब्बू के साथ इस वक्त ताल्लुकात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज सेनेट के अंदर हकीकी अब्बू को ये लिए जो पीटीआई की तरफ से जो एक मुतालबा आया, वो सेनेट के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्लिमानी तारीख के अंदर ये एक अनोखा वाक़या कि पीटीआई की तरफ से उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, उनकी तरफ से सेनेट में जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उनसे दरख्वास्त की गई कि जनाब साबिक सदर और साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इसाले सवाब के लिए फातिहा कराई जाए। जिस पर जो सादिक संजरानी साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब फातिहा खानी करो जी, चलो जी फातिहा खानी की जाए। जिस पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने नुक्ता एतराज़ पर उठे, खड़े हुए और उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि एक ऐसा शख्स जिसके हाथ पाकिस्तानियों के खून में रंगे हुए हैं, जो एक आइन शिकन साबित हो चुका है, जिस पर खुसूसी अदालत ने उसके ऊपर आइन शिकनी ना सिर्फ साबित की है बल्कि उसको सजाए मौत भी सुनाई है, उसके लिए इस ऐवान में फातेह नहीं हो सकती। और फिर जो हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातें थीं, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN भी शामिल थे, उन्होंने इस बात की ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि उनका ये कहना था कि जनाब मौलवी साहब ने, यानी मुश्ताक साहब ने जो बात की है, इस बात के ऊपर जो है हम उनका साथ देंगे। और वहां पर फिर हंगामा खड़ा हो गया और इतना हंगामा बढ़ा कि सादिक संजरानी साहब की ये फातिहा खानी की कोशिशें ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि सादिक संजरानी साहब की तरफ से इस्तीफे की धमकी भी दी गई। उन्होंने कहा जनाब अगर मेरे कहने पे फातिहा नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।
इस तरह की वहाँ पर बात हुई। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, अब तो नहीं है खैर, लेकिन उनकी तरफ से एक इजहार आया कि जनाब ये अगर फातेह खानी सादिक संजानी साहब की कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी तो उससे पहले उन्हें हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस मामले को लेके जाना चाहिए था, वहाँ पर बात करनी चाहिए थी, इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए था और उसके बाद इस मामले को ईवान में लेके आना चाहिए था। अब देखें वो बगैर मशवरे के, बगैर तमाम पार्लिमानी पार्टियों को एतमाद में लिए बगैर आए हैं ईवान बाला में, और फिर वहाँ पे उनको हजीमत उठाना पड़ी कि जिस मामले के लिए आए वो मामला नहीं हो सका पूरा। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको बात की थी इमरान खान साहब की, ये भी बड़ी इसकी भी एक बड़ी लॉजिकल एक चीज़ डेवलप हुई है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था जेल भरो तहरीक का, ठीक है जी, और उन्होंने कहा जनाब हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक भी बर्फ़ पे लिख दी है। उन्होंने उसके लिए शर्त आयद कर दी है कि जेल भरो तहरीक सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हम चलाएंगे जब हुकूमत वक्त 90 दिन में इलेक्शन कराने में नाकाम होगी। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे तब जेल भरो तहरीक शुरू नहीं होगी, और 90 दिन गुजरने के बाद जेल भरो तहरीक शुरू होगी। तो हुकूमत को तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इलेक्शन कराने में किसी भी तरीके से संजीदा है। अलबत्ता इमरान खान साहब को ये जो 90 दिन का जो टाइम है ये उनको मिल गया है। अब उन्होंने ये जो नई किश्ती है वो चलाएंगे, जबकि हुकूमत और ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद की अहम तरीन जमात इस बारे में बहुत ही ज़्यादा यकसू है कि जनाब हम तो आपके लिए तैयारियाँ किए बैठे हैं, आप आएँ ताकि हम ये जेल के अंदर आपका और इस्तकबाल कर सकें, गिरफ्तारियों का सीज़न शुरू हो। ताकि बल्कि मुझे याद आया कि वो बिल्कुल वैसी सीन बन रहा है जिस तरह पुलिस स्टेशन के अंदर ना एक ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम समझते हैं ना आप, जहाँ पर जो मुल्ज़मान होते हैं उनको एतराफ़ जुर्म कराने के लिए उनको उस ड्राइंग रूम की सैर कराई जाती है। और वहाँ पर दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा ना इतना कोई चमड़े का ना वो लगाया होता है, उसके पीछे एक दस्ता होता है, हैंडल सा होता है, और उसके पीछे लिखा होता है आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। अब वो कहते हैं आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है, और खान साहब कहते हैं 90 दिन के बाद आऊँगा, अभी नहीं मैंने आना। और इसकी वजह से जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद ये जो उन्होंने 90 दिन के मामले को पोस्टपोन किया है, इसके पीछे राना सनाउल्लाह साहब का कल मुल्तान में खिताब है जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि भाई आ जाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। बल्कि आज तो मरीम नवाज़ ने भी इसी बात की जिक्र भी किया है और साथ धमकी भी दी है। उनका ये कहना है कि जनाब आप जेल भरो तहरीक का आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह ज़मान पाक से करें, आपका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। और साथ मरीम नवाज़ ने धमकी भी दी है, इंसाफ तो अभी होना है, सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आपके तो हमारे ऊपर तो झूठे मुकदमात बनाए गए थे, आपके ऊपर तो सच्चे मुकदमात हैं, लेकिन वो सच्चे मुकदमात को भी चलने नहीं दिया जा रहा। मुख्तलिफ जगहों से आपको रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने कहा जी आपके पास तो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जिनको कोई बंदा जो है वो ऐसी कोई सलाहियत है जिसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। हमें तो अदालतों में जाकर ज़मानतें नहीं मिलती थी, आपको घर बैठे ज़मानतें मिल रही हैं। आपके पास तो कोई ऐसा कोई हुनर है जो किसी और के पास नहीं है। लिहाजा धमकी तो ये थी दी उन्होंने कि जनाब जो मर्ज़ी कर लो, जो कुछ आपने किया है वो आपको ना सिर्फ भुगतना पड़ेगा बल्कि अदालतों के अंदर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ। इंसाफ तो अभी होगा और सज़ा भी जो है वो भुगतनी पड़ेगी। और साथ उन्होंने साकिब निसार साहब को भी डरा दिया। उनका ये कहना है कि डैम वाले बाबा जी का इस वक्त जो हशर हुआ है, खोसा साहब ने जो किया है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, इससे कौम की आंखें खुली हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी अपनी तरफ से गेम ऑन कर दी है। अब ये जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, ये सिचुएशन बुनियादी तौर पर एक सिमत में इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल एक जो उबाल आ रहा है, ये जो सियासी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, ये सियासी टेम्परेचर बढ़ना इस वक्त मौजूदा हालात में वो शायद किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए फेवरेबल नहीं है। और सियासी लोग हमेशा एक दूसरे को गुंजाइश दे के चलते हैं, लेकिन अगर गुंजाइश नहीं दी जा रही तो इसका मतलब ये है कि ये एहतसाब
ये बेरहमाना अगर होगा या इसके अंदर कानून को और कवायद को नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इस मौके पर जहां पर मीशत इस वक्त उखड़े हुए सांस ले रही है, यहां पर अगर हमने एक पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ गए और ये पॉलिटिकल हिद्दत में इजाफा किया तो फिर इसके जो नताइज हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स कुछ ना कुछ एक ऐसा फार्मूला करने। देखें, ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात थी ना, ये मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा हालात में वाक़तन एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मिसालें आपको मैंने दी है, किसी को अडयाला जेल में लटाया हुआ है, किसी के लिए कह रहे हैं आजा मुरे बालमा तेरा इंतज़ार है, कोई कह रहा है जनाब हमें दीवार से धकेला जा रहा है, हमें अगर दीवार से लगाया गया तो हम फिर जवाब देने पर मजबूर होंगे, फिर पाकिस्तान की गलियों के अंदर लड़ाई होगी। ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम एक ऐसे फेज़ के अंदर जा रहे हैं जो किसी भी सूरत रियासत पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लिहाजा रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए वाक़तन इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, और उस ग्रैंड डायलॉग के लिए सबको अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी अना को किसी ना किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हालात जो बिगड़ रहे हैं वो अगर मज़ीद बिगड़े तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।